नववर्ष के मौके पे ये वीडियो रिलीज़ हो रहा है और साथ ही आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। बात अगर वीडियो की करें तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे थे और इसका जो सेक्शन ए है जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका वीडियो हम लोगों ने लाइव डिस्कस किया था और उसका लिंक जो है मैंने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो 10th क्लास की किसी भी प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो बोर्ड का एग्ज़ाम अभी डेट भी अनाउंस हो गई है, तो जल्दी ही आपके एग्ज़ाम्स की डेट आपको मिल जाएगी। टाइम टेबल आपको पता चल जाएगा कि कब किसका पेपर होगा। सो अच्छी प्रिपरेशन आपको रखनी है। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं क्वेश्चन वाइज तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो 4 क्वेश्चंस हमने एमसीक्यू सेक्शन ए में किए थे वहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर हुए थे और मैंने कहा था टोटल 10 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टोटल 5 क्वेश्चंस आपके पास हैं जिसमें से कोई 3 आपको अटैम्प्ट करने हैं। जो अच्छे से आपको आते हैं वही अटैम्प्ट आपको एग्ज़ाम में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ अगर मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन है कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपको कोई भी 2 एलिमेंट बताने हैं। तो जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो कम्युनिकेशन कब होता है, जब कोई एक सेंडर और एक रिसीवर होता है, दोनों के बीच में हम मीडियम जो है आपका कोई भी लैंग्वेज हो सकता है या कम्युनिकेशन आपका डिफरेंट वेज में हो सकता है। तो मेन आपके एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या हैं, आपका सेंडर हो गया। ठीक है, बात यहाँ पे एलिमेंट्स की हो रही है, ये ध्यान रखना, आंसर आपको करते टाइम ध्यान रखना है। सो जो बिगनिंग करता है कम्युनिकेशन वो आपका सेंडर होता है, जो कोई कुछ भी आपका हो सकता है टेक्स्ट की फॉर्म में या ऑडियो की फॉर्म में मैसेज भेजता है। ठीक है, तो सेंडर जो क्या करता है, द इन्फॉर्मेशन दैट सेंडर वांट्स टू कन्वे, यानी कि सेंडर को जो मैसेज जो आपका कन्वे करना है मैसेज जो है वो आपका पार्ट हो जाता है। और चैनल क्या होता है, वो मैसेज आपका किस मीडियम के थ्रू जाता है वो आपका चैनल हो गया। ठीक है, मीन्स विच द इंफॉर्मेशन इज सेंड, एंड रिसीवर जिसको वो मैसेज मिलता है तो वो पर्सन आपका रिसीवर हो जाता है। एंड फीडबैक क्या होगा, फीडबैक जो एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से आपको मिलता है कि आपका जो मैसेज मिला वो ठीक है या जो भी उसका रेस्पॉन्स होता है दैट कैन बी यूज एज ए फीडबैक। तो आपको इसी तरीके से आंसर देना है। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से देखने को मिल रहा है। मेंशन एनी 2 मिसकॉन्सेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कोई 2 मिसकॉन्सेप्शन बताने। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप को लेके काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, यानी कि गलत अवधारणाएं होती हैं अक्सर हमारे सोसाइटी में, और वो क्या हो सकती हैं वो आपको आंसर करना है। तो ये है कि मिसकंसेप्शन इज़ दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक, कि हम क्या सोचते हैं काफ़ी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो तभी बन सकता है जब उसके पास कोई यूनिक आइडिया है या कोई स्पेशल आइडिया है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है। एंड सेकंड वी हैव इज़ दैट पर्सन नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिज़नेस, कि ये आपकी गलत अवधारणा होती है कि बहुत सारा पैसा होगा तो ही आपका बिज़नेस स्टार्टअप हो सकता है या आपका जो एंटरप्रेन्योर बन सकता है कोई। ठीक है, तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है। एंड अगेन पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, कि हम ज़्यादातर सोसाइटी में क्या सोचते हैं कि मिस्टर अंबानी हैं, उनका लड़का ही बिजनेसमैन बन सकता है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि यानी कि उसके पास पहले से बिजनेस है इसलिए वो बिजनेसमैन बन सकता है। ऐसा नहीं, वही एंटरप्रेन्योर बनेगा, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वी हैव द एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कि एंटरप्रेन्योर बोर्न होते हैं, पैदा होते ही होते हैं और वो बन नहीं सकता कोई दूसरा। तो ये गलत अवधारणाएं हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में अगर आप ऐसा आंसर करते हैं तो आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। कोई भी 2 मिसकॉन्सेप्शन आप बता सकते हो इनमें से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, गोल सेटिंग इज़ वेरी एसेंशियल
और गोल सेटिंग में हमने एक टर्म पढ़ा था स्मार्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे ए को आपको ब्रीफ करना है, ए को आपको समझाना है कि स्मार्ट में ए का क्या मीनिंग होता है। तो स्मार्ट गोल का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले मैं बता दूँ। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मिजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। हमने इसको डिफरेंट वेज में पढ़ा है। और यहाँ पे अचीवेबल को आपको ब्रीफ करना है। तो अचीवेबल क्या होता है कि आपका जो गोल है वो आपको ऐसा बनाना है जिसको आप अचीव कर सको। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मुझे 110% लेके आना, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो टारगेट ऐसा कर सकते हैं जो हम अचीव कर पाएँ, ऐसा टारगेट हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अगेन अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारी एक्स्ट्रा फाइल, टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, इमेजेज होती हैं, हमें उनको रिमूव कर देना चाहिए। दूसरा, जो आपकी अननेसेसरी फाइल्स हैं आप उसको डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर या फिर रिलेटेड ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट्स में हैं, ठीक है, आप उनका यूज़ कर सकते हो अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन करने के लिए। तो उससे आपके कंप्यूटर क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए 10th क्वेश्चन, हाउ कैन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन जो आपकी स्किल्स है उससे आपका क्वेश्चन है ये। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डेफिनेटली हर एक सिटीजन का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन भी उसमें होना चाहिए। कैसे? दैट कैन हैपन ओनली व्हेन ईच वन ऑफ अस वर्क टुवर्ड्स इट एंड वन हैज़ टू बिकम रेस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट सिटीजन। यानी कि इन्वायरमेंट का हम ये सोचेंगे कि देश इसके बारे में सोचेगा तो ये कभी हो नहीं पाएगा। अगर हम पर्टिकुलर मैंने सोचना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली मेरी फैमिली मेम्बर्स उससे इन्फ्लुएंस होकर वो भी सोचना स्टार्ट करेंगे। फैमिली से कनेक्टेड जितने भी पर्सन हैं वो होंगे। इसी तरीके से सोसाइटी में एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर हम लोग क्या करेंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे इन्वायरमेंट में। तो डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, अच्छा होगा हमारा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। अब सब्जेक्टिव स्किल से क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे हैं 6 क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में और कोई 4 को आपको आंसर करना है। हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 6 के 6, लेकिन आपको कोई 4 अटैम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, वो आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये भी आपके 4 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स को हैं, यानी कि 20 to 30 वर्ड्स आपको आंसर करना है। ठीक है, सॉरी। तो क्वेश्चन आपका डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक आपने देखा होगा। जब भी आप हाइपरलिंक देते हैं, हाइपरलिंक से क्या होता है, हम लोग एक जो पॉइंट है उससे हम किसी दूसरे पे जंप कर सकते हैं, यानी कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे डायरेक्ट हम जंप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बताना है कि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव। ठीक है, यानी कि आपने किसी पर्टिकुलर सेल में हाइपरलिंक लगाया, लेकिन जिस सेल का आपने लिंक लगाया है, ठीक है, यानी जो आपकी टारगेट सेल है जहाँ पे आपका जंप होगा, है ना, तो वो आपका मूव हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, हाइपरलिंक वर्क नहीं करेगा। एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक की। ठीक है, एंड अगर आपकी स्प्रेडशीट में, ठीक है, सोर्स और टारगेट लोकेशन चेंज हो जाते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिलेटिव जो हाइपरलिंक है वो भी आपका क्या हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, दैट मीन्स अ रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट ब्रेक अ लिंक। अगर आप सेम टू सेम किसी जैसे एक पर्टिकुलर सीट है उस कंप्लीट को कॉपी किया नई सीट के अंदर, तब कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपकी लोकेशन वही बनी रही। ठीक है ना, लेकिन अगर आप उनमें कोई चेंज करते हैं तो रिलेटिव के केस में वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट के केस में क्या हो जाता है, टारगेट मूव होते ही आपका हाइपरलिंक स्टॉप हो जाता है। अगेन व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट रैपिंग इन डॉक्यूमेंट। देखिए टेक्स्ट
कब करते हैं आप, जब आपको ऐसी ज़रूरत होती है कि कोई इमेज आप सेट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, तो टेक्स्ट के साथ उसकी पोजीशन क्या होगी ये बड़ा मैटर करती है। कई बार आपको उसको कॉर्नर में दिखाना होता है, कभी मिडल में दिखाना होता है, तो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। दैट इज़ टेक्स्ट रैपिंग। ओके, दैट रेफर्स टू अ रिलेशन ऑफ ए ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट, कि ग्राफिक्स जो है आपके, उस ग्राफिक्स दैट मीन्स जो इमेज आप यूज़ कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में आपके टेक्स्ट की सराउंडिंग कैसी होगी वो आपका मैटर करता है। विच में रैप अराउंड द ग्राफिक्स ऑन वन और बोथ साइड, वी ओवर प्रिंट बिहाइंड और फ्रंट ऑफ द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के पीछे भी हम उस टेक्स्ट को लेके जा सकते हैं और उसके फ्रंट में भी हम उसको लेके आ सकते हैं। सो ट्रीट द ग्राफिक्स एज ए सेपरेट पैराग्राफ और ए करेक्टर। तो ये आपका क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से आप अटैम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स आपको स्कोर हो जाएगा बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मैक्रो। मैक्रो स्प्रेडशीट का बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि फीचर है, जिसमें आप जो आप स्टेप्स फॉलो करते हो, यानी कि आप देखते हो कोई टास्क है वो आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करना पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं उसका एक मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं सच दैट 5 to 10 जो स्टेप्स हैं वो मैं बार बार ना करके उस मैक्रो का यूज़ करके डायरेक्ट उस पर मैक्रो यूज़ करूं और वो काम हो जाए मेरा। यानी कि अगेन एंड अगेन आप वो 5 स्टेप्स यूज़ ना करें, तो उसके लिए आपके पास मैक्रो होता है, उससे आपका टाइम भी सेव होता है। सो इट हेल्प्स टू सेविंग टाइम इन केस व्हेन द सेम सेट ऑफ टास्क आर टू बी डन रिपीटेडली। एक ही तरीके का टास्क अगर रिपीटिंग आपका हो रहा है तो आप उस केस में क्या करेंगे, यू कैन फॉर्मेट और अप्लाई अ सिमिलर फॉर्मूला इन अ सिमिलर रेंज ऑफ डेटा। इट कैन बी यूज एज ए नेम एंड रिकॉर्ड ए सेट ऑफ एक्शन, दैट इज़ सेट ऑफ एक्शन, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, सेट ऑफ एक्शन कहें या सेट ऑफ आपका रिकॉर्ड कहें। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे जो वेब ऐप वाला चैप्टर है आपका, उससे क्वेश्चन है ऑनलाइन शॉपिंग के कोई 2 आपको एडवांटेज बताने हैं। इजीली आई थिंक आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आपका टाइम सेव हो जाता है और आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको कंपेयर करने का वहाँ पे आपको अच्छा प्रोविज़न मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेटाबेस से डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपका डेटाबेस से क्वेश्चन ऐसा आने की चांस है। प्राइमरी की तो पूछी जाएगी आपकी, डेफिनेट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हर बार रिपीट होती है जहाँ तक हमने देखा है। तो प्राइमरी की को आपको अच्छे से लर्न करके जाना है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना है, और इसका प्रैक्टिकल सेशंस भी हम करेंगे। सो टिल जब मैं आपको ये डेटाबेस या फिर रेस्पेक्टिव प्रैक्टिकल सम करेंगे तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा सच दैट आप लाइव क्लास कर लें। ठीक है, सो प्राइमरी की क्या होती है कि यूनिक वैल्यू होती है जिससे हम किसी भी रो या किसी टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। यानी कि किसी भी टेबल में कोई रो या कोई रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास प्राइमरी की होती है। जबकि फॉरेन की क्या होती है, दैट आइडेंटिफाई ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम टू द अनदर टेबल। यानी कि एज ए रेफरेंस हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसको रेफरेंस की भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कई बार रेफरेंस की क्या होती है, तो आपको बताना है फॉरेन की को हम रेफरेंस की भी कहते हैं। ठीक है, ओके, सो बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 16 की, आपको बताना है वाईमैक्स और वाईफाई क्या होता है। तो वाईमैक्स क्या होता है, इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। किसी भी सिटी में अगर आप बात करें, किसी कंट्री में अगर बात करें, तो ये डिवाइस को नेटवर्क कनेक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो वाईफाई है, वाईफाई की अगर मैं बात करूं, काफ़ी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, आप लोग यूज़ भी करते होंगे। आई थिंक डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स इसका यूज़ करते हैं। इसका पूरा नाम होता है वाईफाई का वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, एंड डिवाइस सच एज कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली। यानी कि बिना वायर के आप अपना डेटा जो है वो एक्सचेंज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाईफाई। आपको केबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इलेबरेट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स विच कैन बी प्रोवाइड एन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यहाँ पे बोला है। हमने राइटर पढ़ा है, लिबर ऑफिस राइटर कहो,
या फिर आपका MS वर्ड है या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, उसमें डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। कोई भी 4 आप स्टाइल यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई टास्क करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आपको स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है पैराग्राफ स्टाइल का, यानी कि किसी भी पैराग्राफ की अपीयरेंस को चेंज करना, उसके टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टैब स्टॉप पोजीशन, उसकी लाइन स्पेसिंग, उसका बॉर्डर, ये अगर आप सेट कर देते हैं और उसका एक स्टाइल क्रिएट कर देते हैं, तो जब भी वह सिमिलर आपको टास्क चाहिए होता है तो आप उस स्टाइल का यूज कर सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर करैक्टर, यानी कि कोई टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, उसमें करैक्टर का यानी टेक्स्ट का अपीयरेंस कैसा होगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसका फ़ॉन्ट वो बोल्ड है, इटैलिक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स आप उसमें सेट कर सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर सेल स्टाइल होती है। सेल स्टाइल में आप उसका किसी भी फ़ॉन्ट जो आप यूज़ करते हैं उसका अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट्स, ये सब चेंज कर सकते हैं। एंड ग्राफिक्स स्टाइल होती है जिसमें आप ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी, जैसे आपका प्रेजेंटेशन, लाइन, एरिया, शैडो, ट्रांसपेरेंसी, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी कि फिक्स कर सकते हैं, सच दैट जब भी आप वो स्टाइल यूज करो तो वैसा ही इम्पैक्ट आपको वहाँ पे नज़र आए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है डिफाइन द फॉलोइंग सब टोटल और कंसोलिडेट डेटा आपसे पूछा गया है। देखिए सब टोटल और कंसोलिडेट डेटा आपने राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर पढ़ा, उसमें देखा कि सब टोटल का केस में हम लोग क्या करते हैं, दैट एड्स डेटा अरेंज इन एन एरे, किसी एरे फॉर्मेट में, यानी कि कंटिन्यूस डेटा आपका कहीं पे है, आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हैं सब टोटल का यूज़ करके। दैट इज़ ग्रुप ऑफ सेल विद द लेबल फॉर कॉलम और रो। इट इज़ अवेलेबल इन डेटा टैब। डेटा टैब में इसका ऑप्शन होता है। डेटा टैब में जाएंगे तो वहाँ पे सब टोटल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपको एक एरे सेलेक्ट करना है। जो भी एरे आप सेलेक्ट करेंगे उसका टोटल जो है वो एज ए फंक्शन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फंक्शंस में क्या है, काउंट का होता है, मीन, मैक्स, ये आपके फंक्शंस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। कंसोलिडेट डेटा की बात करूं, कंसोलिडेटिंग डेटा की, तो दैट प्रोवाइड एन ग्राफिकल इंटरफेस टू कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन रेंज ऑफ अ सेल टू अनदर। यानी कि रेंज का मीनिंग क्या है, मैंने ये आपको जब राइटर पढ़ाया था तो समझाया था कि आपका रेंज ऑफ सेल है। फॉर एग्जांपल आपने इसको कुछ नाम दे दिया और उसमें आपको कभी भी इसका यूज करना है दूसरी जगह तो उस रेंज नेम का यूज करके आप, यानी कि आपको हर एक सेल का एड्रेस वहाँ पे नहीं देके आप उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो डजन फंक्शन ऑफ डेटा ड्यूरिंग द कंसोलिडेटिंग एंड कंटेंट ऑफ सेल सेवरल शीट्स कैन बी कंबाइन इन वन प्लेस। बहुत सारी सेल्स को हम एक जगह कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेट डेटा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन टू इम्प्रूव ऑनलाइन सिक्योरिटी। ऑनलाइन सिक्योरिटी, देखिए आप इंटरनेट यूज़ करते हैं एंड जितने भी पैकेट्स आपके कंप्यूटर में आते हैं तो डेफिनेटली वो फायरवॉल से होके आने चाहिए। हमेशा फायरवॉल आपका ऑन रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ हार्मफुल फाइल्स आपके डाउनलोड हो जाती हैं या किसी के पेन ड्राइव या किसी अदर मीडियम से आपके कंप्यूटर में आ जाती हैं, जिससे आपके परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें बात करूं मैं अगर ऑनलाइन की, तो आपको कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स या एंटी स्पाईवेयर्स प्रोग्राम्स होते हैं उनको इंस्टॉल करके रखना चाहिए। पासवर्ड जब भी आप कोई बनाते हैं किसी वेबसाइट पे तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी उसमें करैक्टर्स भी हों, लेटर्स भी हों, अल्फा नंबर्स भी हों, सिंबल्स भी हों, सच दैट उसको क्रैक करना आसान ना हो, ठीक है। नंबर 3 थिंग कि जो भी आप ट्रांजैक्शन किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से या किसी अदर कार्ड से करते हैं तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किसी से शेयर ना करें। वो चाहे आपका बैंक हो या कोई अदर पर्सन हो, उसके साथ आपको शेयर नहीं करना है, किसी भी नेटवर्क पे उसको शेयर नहीं करना है, ठीक है। एंड इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो जिससे कोई भी अनऑथराइज पर्सन है वो आपका सिस्टम यूज़ ना कर सके। तो आप इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का भी वहाँ पे आपके पास प्रोविज़न होता है, सच दैट जो भी डेटा आपका सिस्टम से जाता है या सिस्टम में आता है तो वो एक बिट लेवल उसका इतना हाई हो कि आपका जो इंक्रिप्शन होता है, फॉर एग्जांपल आप ABC लिख रहे हो तो वो ABC ट्रांसमिट ना हो आपके सिस्टम से जब वो ट्रेवल करे किसी ऑनलाइन मीडियम में, तो आपका ABC की जगह कुछ और ट्रेवल करे, सच दैट बीच में अगर कोई उसको एक्सेस करे तो उसको वो मैसेज नहीं मिले जो आपने सेंड किया है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज़ डेटाबेस DBMS एंड कोई 2 एडवांटेज आपको बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। DBMS का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको बताना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिससे हम अपना डेटा को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एंड उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि टू कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड DBMS। ओके, और एडवांटेज की अगर बात करें तो डेटा इंटीग्रिटी हो जाती है, आपका सारा डेटा एक जगह स्टोर होके रहता है एंड आप उस डेटा को फर्दर जोग्राफिकली लोकेशन पे, यानी कि अदर मीडियम, यानी कि किसी कंट्री से या किसी अदर कंटिनेंट से आप उसको शेयर कर सकते हो, अदर लोकेशन पे उसको भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 21। आपको इस तरीके का एक टेबल बनाना है, तो आपको इनका डेटा टाइप्स और उनका साइज़ क्या रखेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो आइटम नंबर है, तो आइटम नंबर यानी कि आपका किस तरीके का हो गया, इंटीजर, तो आप उसका क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे और साइज़ आप अप टू 10 ले सकते हैं। आइटम नेम है तो आप उसको कैरेक्टर टाइप का लें, वेरकर, और उसकी साइज़ आप नाम का 15 रख सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्राइस डेसिमल में होता है इसलिए डेसिमल लें, और डेसिमल की पहली डिजिट मैक्सिमम 5 हो और डेसिमल के बाद वाली डिजिट आपकी पॉइंट के बाद वाली 2 हो तो आप 5,2 आप लिख सकते हो। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी आपकी इंटीजर फॉर्मेट में होगी, तो डेटा टाइप उसका इंटीजर देंगे और कितना आपका क्वांटिटी मैक्सिमम हो सकता है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो क्वांटिटी कितनी भी लिखी जा सकती है उस कॉलम के अंदर। ठीक है, तो ये तो इसका A पार्ट हो गया। B पार्ट में क्या है, आपको पहले से एक टेबल दिया हुआ है, टेबल का नाम भी बोला हुआ है कि टेबल का नाम क्या है, आइटम है, और इसके अंदर आपके पास आइटम्स के नंबर हैं, उनके नाम हैं और प्राइस है और क्वांटिटी है। जैसे सोप है, पाउडर है, फेस क्रीम है, शैम्पू है, तो इनकी प्राइस और क्वांटिटी आपको टेबल में दी हुई है। नाउ इस टेबल के बिहाफ पे आपके पास 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि आपको क्वेरी लिख के बताना है कि अगर आपको प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो आप क्या क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल आपको निकालना है, तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, प्राइस वाले कॉलम को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्वेरी क्या लिखी जाएगी, सेलेक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी फ्रॉम आइटम, यानी कि टेबल का नाम लिखेंगे। इन अ सिमिलर मैनर, सेकेंड आपकी जो क्वेरी है वो आपको बताना है कि वो सारे आइटम्स के नाम आपको डिस्प्ले करवाने हैं जिनकी प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ से कम है। तो उस केस में आपको क्वेरी क्या लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार, स्टार यानी एस्ट्रिक्स जो लिखते हैं वो सभी आइटम्स के लिए लिखते हैं, यानी जितने भी आइटम्स हमें मिलेंगे क्वेरी से वो डिस्प्ले हो जाएंगे। फ्रॉम टेबल का नाम आइटम, वेयर प्राइस लेस देन 50, प्राइस 50 से कम होगी तो वो सारे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है B सेक्शन, और A और B सेक्शन अगर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक माइंड मैप आपके दिमाग में बन जाता है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। सो सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स इस पर गौर करें, इस पर अच्छे से इसको रिवाइज़ करें। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो दोबारा देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, इसका भी लिंक मैं सभी आपकी यूनिट्स हैं 10th क्लास की, यूनिट 1 to 4 सभी में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।